नमस्कार। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2014 मॉक 9 प्रश्न पत्र 2 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित दोनों परिच्छेदों को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर सिर्फ परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, खुदरा क्षेत्र में यानी रिटेल सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के पक्ष में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। जो लोग इसमें अंतर ला सकते थे उन्होंने इसके खिलाफ बोला, लेकिन या तो बटन दबाकर या फिर सदन से बाहर जाकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। प्रस्ताव पर तर्क वितर्क हुआ, पर वह अपेक्षित तर्ज की दिशा में था। चरम दक्षिणपंथी और वामपंथी मिल गए और सत्ता में दबदबा रखने वाला पक्ष बिल को पारित कराने में सफल रहा। निहित मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं की गई। तर्क वितर्क के नाम पर एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा था। आइए अब आधारभूत तथ्यों से प्रारंभ करते हैं। अधिकांश विदेशी निवेश लाभकारी होते हैं क्योंकि यह रोजगार उपलब्ध कराते हैं और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। तो ये पूरा जो पैसेज है एफडीआई इन रिटेल सेक्टर पर आधारित है। उस बिल को पास कराने में जिस तरह की जो सिचुएशंस थी उसको सामना करना पड़ा है, उसके बारे में जिक्र किया गया है इस चीज का। आइए इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में वाक्यांश अनूठा उदाहरण से लेखक का क्या तात्पर्य है? एक, सांसदों ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। सदस्यों द्वारा विरोध से में बाहर चले जाने के कारण संसद के सत्र को आमतौर पर स्थगित किया जाता है। संसद में रखे गए प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा असहमति के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्ताव जो भारत के आर्थिक विकास पर केंद्रित नहीं होते हैं उन्हें आमतौर पर अधिकांश सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। ऊपर दिए गए कौन से कथन सही हैं? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कथन 1, सांसदों ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। ये स्पष्ट रूप से पैसेज में हमें मिल गया है ये लाइन, तो ये सही होगा। दूसरा, सदस्यों द्वारा विरोध से बाहर चले जाने के कारण संसद के सत्र को आमतौर पर स्थगित किया जाता है। इसके बारे में हमें कोई पैसेज में जिक्र नहीं हुआ है कि एडजॉर्न हो जाता है हाउस। तीसरा, संसद में रखे गए प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा असहमति के विभिन्न स्तरों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सही बात है। जैसा आपने पढ़ा था दक्षिणपंथी और वामपंथी। कथन 4, प्रस्ताव जो भारत के आर्थिक विकास पर केंद्रित नहीं होते उन्हें आमतौर पर अधिकांश सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किया जाता है। इसका भी पैसेज में कहीं हमें उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए कथन 1 और 3 ही सही है। नीचे दिए गए ऑप्शंस में जो ऑप्शन सी है वही हमारा जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम अनुच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लेखक इस बात से संतुष्ट है कि प्रस्ताव को बिना बाधा के पारित किया गया था। ए, लेखक असंतुष्ट है और उसका विचार है कि प्रस्ताव पर और अधिक बेहतर रूप से चर्चा की जानी चाहिए थी। सी, सांसदों द्वारा प्रस्ताव का जो हाल किया गया था उसके कारण लेखक के अंदर रोष है। डी, लेखक को इस बात की आशा है कि प्रस्ताव देश में अनेक आर्थिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। तो जैसा कि आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, सांसदों द्वारा प्रस्ताव का जो हाल किया गया था उसके कारण लेखक के अंदर रोष है। तो रोष तो काफी एक्सट्रीम कंडीशन का हो जाएगा। रोष तो नहीं है लेकिन एक डिससेटिस्फेक्शन जरूर है कि पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो एक बार दोबारा पैसेज पर नजर डालते हैं। ये जो लाइन है, निहित मुद्दों पर कभी भी चर्चा नहीं की गई, तर्क वितर्क के नाम पर एक दूसरे को अपमानित किया जा रहा था। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है, लेखक असंतुष्ट है और उसका विचार है कि प्रस्ताव पर और अधिक बेहतर रूप से चर्चा की जानी चाहिए थी। ऑप्शन ए सपोर्ट ही नहीं करता है बिल्कुल भी किसी तरह से। ऑप्शन डी, लेखक को इस बात की आशा है कि प्रस्ताव देश में अनेक आर्थिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
तो ये भी पूरी तरह से लेखक इसके लिए श्योर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए। एक, पहले विपरीत विचारधारा वाले सांसद संसद की कार्रवाई में एक दूसरे का विरोध करते थे। 2, भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एफडीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आप देख सकते हैं कि पहले विपरीत विचारधारा वाले सांसद संसद की कार्रवाई में एक दूसरे का विरोध करते थे। यह निष्कर्ष नहीं हो सकता है। स्पष्ट रूप से जो हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में एफडीआई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कथन 2 हमारा सही है बिल्कुल, मतलब ये इसे ही हम अपना निष्कर्ष मान सकते हैं। यानी जो ऑप्शन सी है केवल 2 यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार विदेशी निवेश फायदेमंद क्यों है? विदेशी निवेश से संबंधित संसद की कार्रवाई का विरोध किसी भी राजनीतिक समूह द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लाभकारी नीतियों का क्रियान्वयन हो रहा है। उसने भारत के मंद होते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। सी, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और विदेशी निवेश द्वारा निर्मित अवसरों के कारण अब अनेक लोगों के पास रोजगार है। इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और भारत को महाशक्ति बनाने के पथ पर ले जाने की अपेक्षा की जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए पूरी तरह से हम इसे नेगेट करेंगे, विरोध तो इसका भी हुआ था। बी, उसने भारत के मंद होते हुए ऑटोमोबाइल उद्योग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। इसका उल्लेख कहीं नहीं है पैसेज में कि वो बंद हो रहा था या मंद हो रहा था। सी, भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है और विदेशी निवेश द्वारा निर्मित अवसरों के कारण अब अनेक लोगों के पास रोजगार है। ये बिल्कुल सही है। इसी केस का ही एग्जाम्पल दिया था हुंडई का। ये देख सकते हैं यहाँ पे अधिकांश विदेशी निवेश लाभकारी होते हैं क्योंकि ये रोजगार उपलब्ध कराते हैं और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देते हैं। यानी जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी कहता है इससे भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और भारत को महाशक्ति बनाने के पथ पर ले जाने की अपेक्षा की जाती है। बेरोजगारी की समस्या को हम कह सकते हैं, लेकिन साथ में जो महाशक्ति बनाने वाली बात है ये पूरे ऑप्शन को गलत कर देता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न धारणाओं वाले राजनीतिक समूहों की राय में अभिसारिता अब एक आम घटना है। भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रखने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समर्थक नीतियों की आवश्यकता है। यदि देश में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारतीय बाजार विघटित हो जाएंगे। 4, विदेशी निवेशकों को अभी भी भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहिए भले ही उनके स्वामित्व की सीमा कम हो गई हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है विभिन्न धारणाओं वाले राजनीतिक समूहों की राय में अभिसारिता अब एक आम घटना है। इसका जिक्र ऐसा नहीं है कि विभिन्न धारणाओं वाले या कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन एक पर्टिकुलर बिल को लेकर विरोधाभास है, लेकिन ये कॉमन तरीके से इसने दिखा दिया कि हर चीज में इनका विरोधाभास है कुछ। 2, भारत की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि जारी रखने के लिए और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश समर्थक नीतियों की आवश्यकता है। इसका उल्लेख पैसेज में कहीं नहीं है। 3, यदि देश में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है तो भारतीय बाजार विघटित हो जाएंगे। ऐसी भी कोई जानकारी पैसेज से हमें नहीं मिलती है। 4, विदेशी निवेशकों को अभी भी भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहिए भले ही उनके स्वामित्व की सीमा कम हो गई हो। ऐसी भी कोई जानकारी पैसेज में उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला परिच्छेद देखते हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में लिंग भेदभाव के कारण उनके विकास पर बुरा असर पड़ा है। स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्तर, व्यवसायिक दर्जे जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विकास संकेतों के से इस भेदभाव का पता चलता है। किशोरियों की स्थिति में यह प्रतिबिंबित होता है। 10 से 19 वर्ष की किशोरियों की संख्या देश में कुल किशोर आबादी की करीब 47% है, लेकिन विभिन्न प्रकार की
समस्याओं के कारण उनका विकास नहीं हो पा रहा है। करीब 50% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले ही हो जाती है, जबकि इसकी तुलना में 10% युवकों की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले होती है। कुल मिला के 15 से 19 वर्ष के उम्र वर्ग में 6 में से 1 महिला मां बन जाती है। कम उम्र में बच्चे जन्मना ग्रामीण क्षेत्रों में तथा अशिक्षित महिलाओं में बहुत आम बात है। पहला प्रश्न इस पैसेज पर आधारित जो है वो देखते हैं। लिंग भेदभाव से लेखक का क्या तात्पर्य है? एक, सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न लिंगों की विभिन्न भूमिकाएं। 2, लिंग आधारित धारणाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न लिंगों की विभिन्न भूमिकाएं, तो इसका पैसेज में कहीं उल्लेख नहीं है इस तरह का। कथन 2 कहता है लिंग आधारित धारणाएं। तो लिंग आधारित धारणाएं भी ऐसी कुछ नहीं है। संकेतकों की बात हुई है कि जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शैक्षिक योग्यता, कौशल स्तर, लेकिन किसी तरह की कोई धारणा की बात नहीं की है यहाँ पर। तो ये भी कथन गलत होगा। यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी सही है, ना 1 ना 2। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक विकास संकेतक समाज में प्रचलित वास्तविक रुझानों को प्रतिबिंबित करते हैं। जनसंख्या में जिस लिंग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया। तो जो कथन 1 है कि सामाजिक विकास संकेतक समाज में प्रचलित वास्तविक रुझानों को प्रतिबिंबित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। इन्हीं संकेतकों का इस्तेमाल करके ही जो लेखक है उसने विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। कथन 2 कहते हैं जनसंख्या में जिस लिंग के व्यक्तियों की संख्या अधिक है उनके विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। इसका उल्लेख पैसेज में कहीं भी नहीं है, ये गलत होगा। यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, केवल 1। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी उम्र की महिलाएं लिंग भेदभाव का सामना करती हैं। विवाह करने हेतु पुरुष के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कथन 1 यहां बोला गया है कि सभी उम्र की महिलाएं लिंग भेदभाव का सामना करती हैं। तो यहाँ पे जो केंद्रित है पैसेज में वो है 10 से 19 वर्ष, यानी कम उम्र में ही कुपोषण, अशिक्षा और जल्दी शादी और उसके बाद जो भी मातृत्व वाली समस्या होती है उसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो सभी उम्र की महिलाएं लिंग भेदभाव का सामना करती हैं, ये ऐसा पैसेज से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। विवाह करने हेतु पुरुष के लिए कानूनी उम्र 18 वर्ष है, इसका भी उल्लेख कहीं नहीं है। कंपेयर किया गया है जिसमें एज महिलाओं की दी गई है कानूनी, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी, ना 1 और ना ही 2, ये सही होगा। निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। कुछ भालू ग्रिजली हैं, वेन डायग्राम बना दें। कुछ भालू ग्रिजली हैं, ग्रिजली भूरे हैं, सभी ग्रिजली भूरे हैं। कुछ भालू भूरे नहीं हैं और कुछ ग्रिजली खतरनाक होते हैं। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? कुछ भूरे भालू ग्रिजली नहीं होते हैं, ऐसा वेन डायग्राम देखने के बाद हम समझ सकते हैं कि ये नहीं है। कुछ खतरनाक ग्रिजली भालू नहीं होते, कुछ खतरनाक ग्रिजली भालू नहीं होते, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ भूरे भालू खतरनाक होते हैं, ये कथन भी गलत हो जाएगा। ये भी जो निष्कर्ष है ये भी गलत हो जाएगा। यानी जो हमारा डी है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 2 प्रश्न अंशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित दोनों प्रश्न अंशों में 4 कथन है। इन 4 कथनों में से 2 एक साथ सही नहीं हो सकते और दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उन 2 कथनों की पहचान करें जो ऊपर दी गई शर्तों को पूर्ण करते हैं। प्रत्येक कथन के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए।
कुछ रुपए डॉलर है, सभी रुपए डॉलर नहीं है, रुपए डॉलर है 4, कुछ रुपए डॉलर नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो कथन 1 है कुछ रुपए डॉलर है और कथन 3 रुपए डॉलर है, यही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कुछ काले सफेद है, सभी काले सफेद नहीं है, काले सफेद है, कुछ काले सफेद नहीं है। तो आप देख सकते हो कि जो कथन 2 है सभी काले सफेद नहीं है और फिर बोलते हैं कि कुछ काले सफेद नहीं है, यही कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों का उत्तर दीजिए। श्रीमान व्हीकल के परिवार में कार, बाइक, स्कूटर, जीप और स्कूटी नामक 5 विभिन्न प्रकार के वाहन, नीचे दिया गया बार आलेख उन घंटों की संख्या प्रदर्शित करता है जिन घंटों तक पिछले सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार का उपयुक्त वाहन चलाए गए थे। निम्नलिखित तालिका दिए गए दिनों में 5 वाहनों द्वारा तय की गई दूरी प्रदर्शित करती है। यानी हमें टाइम भी दिया हुआ है और डिस्टेंस भी दिया गया है। सपोज कार की बात करता हूं मैं, तो कार जो है शुक्रवार को 7.5 घंटा चली और 52.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। शनिवार को 8.5 घंटे चली और 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो यानी कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि जो तीसरी चीज मिसिंग है वो स्पीड है, तो कहीं ना कहीं ये स्पीड भी पूछी जाएगी इसमें। दूसरा, क्योंकि इतने सारे वाहन उपयोग किए गए हैं और इतना सारा डेटा है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एवरेज स्पीड या ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं इस पर आधारित क्वेश्चन। किस वाहन की औसत गति दोनों दिन समान थी? किस वाहन की औसत गति दोनों दिन समान थी? ए कार, बी बाइक, सी स्कूटर या डी स्कूटी। ये पूरा स्पीड का हमें स्पीड बताई गई यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कूटर की ही स्पीड है जो दोनों दिन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की आ रही है, यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शनिवार को 5 वाहनों की औसत गति कितनी थी? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। 5.7 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी, यानी कि ऑप्शन सी हमें मार्क करना है। शनिवार को स्कूटी की औसत गति के सापेक्ष शुक्रवार को बाइक की औसत गति का अनुपात क्या था? शनिवार को स्कूटी की औसत गति के सापेक्ष शुक्रवार को बाइक की औसत गति। तो शनिवार को स्कूटी की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और बाइक की 9.5 किलोमीटर पर आवर। रेशो निकालते हैं, वो आएगा 19:12, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्रवार को किस वाहन की औसत गति 1.25 मीटर प्रति सेकंड थी? क्योंकि 1.25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी जो स्पीड अभी हमने किलोमीटर पर आवर में निकाली है, किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो आंसर आता है हमारा वो ऑप्शन बी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए दिनों में से किसी भी एक दिन किस वाहन की औसत गति अधिकतम थी? तो किसी भी एक दिन के लिए पूछा जा रहा है, तो आप देख सकते हो जो बाइक की स्पीड थी वो सबसे ज्यादा थी, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ए बाइक। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 6 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित दोनों परिच्छेद पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए। परिच्छेद 1, भारत की कहानी ने पूरे विश्व में लोगों और राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया है। विविध
जनजातियों के सजातीय समाज, स्थिर लोकतंत्र और उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति की भारतीय गाथा अनेक मायनों में लुभावनी है। 1.2 अरब लोगों का यह देश जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे लोगों के बीच यह सोच व्याप्त होती जा रही है कि इसका भविष्य क्या होगा। तो देखिए, ये जो पूरा पैसेज है ये बेसिकली इंडिया का खासतौर पर जो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो टाइम पीरियड रहा है उस दौरान उसने किस तरह से विभिन्न समस्याओं का सामना किया है और किस तरह से तरक्की की राह पे आगे चले हैं उसके बारे में बात कर रहा है। बीच बीच में जो बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जैसे 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी या जो फाइनेंशियल क्राइसिस 1991 में आया था, उसके बारे में भी जिक्र किया गया है। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार उतार चढ़ाव का इतिहास किस बात का संदर्भ देता है? 1. भारत ने बहुत सारे संग्राम और युद्धों का सामना किया है। 2. भारत ने अच्छे और बुरे दोनों समय का सामना किया है। 3. भारत की कहानी अनेक समस्याओं से भरी रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कथन 1 भारत ने बहुत सारे संग्राम और युद्धों का सामना किया है, इसका उल्लेख कहीं स्पष्ट रूप से नहीं है पैसेज में। 2 भारत ने अच्छे और बुरे दोनों समय का सामना किया है, ये बिल्कुल सही है, ऐसा ही बताया गया है उसमें। 3 भारत की कहानी अनेक समस्याओं से भरी रही है, इसका भी स्पष्ट रूप से कहीं उल्लेख नहीं है कि समस्या मतलब कहानी जो है अनेक समस्याओं से भरी रही है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की ही बात की गई है, यानी जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत की कहानी का हिस्सा है? ए. लोगों ने भारत के भविष्य के बारे में विभिन्न भविष्यवाणियां की हैं। बी. भारतीयों ने विभिन्न स्थानों की यात्रा और अनुभव किया है। सी. भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। डी. सामाजिक विघटन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख खामियां है। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन ए लोगों ने भारत के भविष्य के बारे में विभिन्न भविष्यवाणियां की है, यह भी गलत है। भारतीयों ने विभिन्न स्थानों की यात्रा और अनुभव किया है, इसका भी उल्लेख कहीं नहीं है। सी. भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, इसका उल्लेख किया गया है शुरुआती पैराग्राफ में ही। डी. सामाजिक विघटन भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख खामियां हैं, यह भी स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए। भारत के पास आने वाले किसी भी संकट से उबरने की क्षमता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक था कि भारत का भविष्य क्या होगा। तो पहली बात कि भारत के पास आने वाले किसी भी संकट से उबरने की क्षमता है, इसका कहीं उल्लेख नहीं है। हम क्षमता से उभरे जरूर हैं, लेकिन मतलब हम समस्या से उभरे जरूर हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब कोई भी समस्या आएगी तो उसके लिए हमारे पास क्षमता है, हम उभर सकते हैं। ऑप्शन कथन 2 कहता है दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति यह जानने को उत्सुक था कि भारत का भविष्य क्या होगा, इसका भी उल्लेख कहीं स्पष्ट रूप से नहीं है। ऊपर दिए गए निष्कर्षों में से कौन से सही है? तो ऑप्शन डी, ना 1 ना 2। अगला प्रश्न देखते हैं। दोबारा एक पैसेज है। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार कर उनके लिए सामाजिक न्याय का उचित प्रावधान बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से कर रही है। भारत की आदिवासी जनसंख्या भेदभाव, उपेक्षा, अत्यधिक गरीबी और संघर्ष का सामना कर रही है। उन्हें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, भोजन, सुरक्षा, रोजगार, न्याय और समानता से वंचित किया जा रहा है। तो ये पैसेज बेसिकली ट्राइबल की जो प्रॉब्लम है उस पर फोकस कर रहा है। ये इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं। भारत की आदिवासी जनसंख्या द्वारा निम्नलिखित में से किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है? कथन एक कहता है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा है, सही है ये। 2, संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा है, ये भी सही है। 3, अधिकारों का अभाव, ये कथन गलत रहेगा, इसका कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि अधिकार उन्हें नहीं दिए गए हैं। ये जरूर है कि जो डिलीवरी है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है 1 और 2 ये दोनों सही उत्तर माने जाएंगे हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं। पारंपरिक भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, इससे लेखक का क्या तात्पर्य है? उस जमीन पर कब्जा गंवाना जहां वे पारंपरिक रूप से रह रहे हैं, शहर जाने के लिए अपने जमीन को बेचना जहां अधिक वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध हैं,
इसमें आप देख सकते हैं कि जो कथन 1 है वो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उस जमीन पर कब्जा करवाना जहां पे पारंपरिक रूप से रह रहे हैं, शहर जाने के लिए अपनी जमीन को बेचना जहां अधिक वेतन वाली नौकरियां उपलब्ध हैं। ये कहीं स्पष्ट रूप से है ही नहीं, उल्लेख ही नहीं है इस बात का, यानी हमारा जो ऑप्शन ए है केवल एक यही सही माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार को आदिवासी जनसंख्या को न्याय दिलाने में अभी तक सफलता हासिल नहीं हुई है। आदिवासियों के लिए भारत के राजनीतिक तंत्र में भागीदारी लेना कठिन है। तो जैसा कि आप अगर एक बार दोबारा नजर डालेंगे पैसेज पे, उनके लिए सामाजिक न्याय का उचित प्रावधान बनाना एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से कर रही है। फिर ये देखिए, राजनीति में आदिवासियों की भागीदारी भारत की प्रमुख समस्याएं है, यानी कि हमारे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी हमें मार्क करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। समर जो एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की दुकान का मालिक है, वह केवल 2 ब्रांड के रेफ्रिजरेटर बेचता है, वोल्टाक और केल्विन। निम्नलिखित पाई चार्ट वर्ष 2014 के पहले 6 महीनों के दौरान समर द्वारा बेचे गए रेफ्रिजरेटर की मात्रा का वितरण प्रदर्शित करता है। बेचे गए रेफ्रिजरेटर की कुल संख्या 5400 है। पूरा पाई डायग्राम दिया हुआ है। निम्नलिखित तालिका दी गई अवधि के दौरान केल्विन के सापेक्ष वोल्टाक की बिक्री के अनुपात को प्रदर्शित करती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि पाई डायग्राम दिया हुआ है, डिग्री में चीजें दी गई हैं, 100 डिग्री, 60 डिग्री। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। कई लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, लेकिन एक कॉमन सेंस आप अगर देखेंगे, ये जो डिजिट्स दी गई हैं रेशो की 7:8, 5:4, 5:6, 3:2, 2:5, 4:3, इसको अगर आप टोटल करेंगे तो 54 आता है। तो कोई जरूरत नहीं है कि डिग्री को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें या कुछ करें, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करते चलिए तो हमारे पास जो डेटा आ जाएगा वो इस तरह से आएगा कि 700, 800, 500, 400, 500, 600, 300, 200, 200, 500, 400, 300। इनका टोटल कर लीजिए। 1500, 900, 1100, 500, 700, 700। ये पूरा जो डेटा है उसको हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपने पास रख लिया है। अब देखते हैं इस पर आधारित जो क्वेश्चंस है। मार्च में बेचे गए केल्विन रेफ्रिजरेटर्स की तुलना में जनवरी में बेचे गए वोल्टाक रेफ्रिजरेटर्स की मात्रा कितने प्रतिशत कम या अधिक थी? मार्च का पूछा जा रहा है। मार्च में जो केल्विन के रेफ्रिजरेटर हमने बेचे हैं वो 600 है, और जनवरी में वोल्टाक रेफ्रिजरेटर 700 है। तो जो रिक्वायर्ड परसेंटेज होगी वो ऐसा आएगी कि 700 माइनस 600 अपॉन 100, सॉरी अपॉन 600 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 16.67% मोर आएगा, यानी जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी हमें मार्क करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 2 महीनों के दौरान रेफ्रिजरेटर्स के दोनों ब्रांड की बिक्री की मात्रा के बीच परम अंतर कितना था? तो रिक्वायर्ड डिफरेंस जो आएगा हमारा वो 700 प्लस 500 माइनस 800 प्लस 400, यानी 0, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च में रेफ्रिजरेटर्स के दोनों ब्रांड की कुल विक्रय मात्रा में
उस अवधि के दौरान केल्विन रेफ्रिजरेटर्स की विक्रय मात्रा का कितना प्रतिशत योगदान था? मार्च में केल्विन देखते हैं कितना है। मार्च में केल्विन है 600 अपॉन 5400, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो जो आंसर है वो 11.11% आएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, पाई चार्ट में जनवरी में वोल्टास रेफ्रिजरेटर्स की विक्रय मात्रा का कितना योगदान है? ये हमें डिग्री में कैलकुलेट करना है, तो आपको ध्यान होगा कि पहले बार बात की गई थी अगर डिग्री को परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 करेंगे, और अगर परसेंटेज को डिग्री में करना है तो इंटू 360 डिग्री करेंगे। तो सिंपल लॉजिक अपना लगाना है 700 अपॉन 50 400 इंटू, क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट करना है 360, यानी 46.67 डिग्री, यानी ऑप्शन ए। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए। हमारी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को रूपांतरित करने के मौलिक मुद्दे आने वाले दशकों में अध्ययन, शिक्षण, सीखने के हमारे विजन से संबंधित है। विजन में न सिर्फ हम यह शामिल किया जाना चाहिए कि हम सभी बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, बल्कि इसमें यह भी शामिल किया जाना चाहिए कि इन परिणामों को प्राप्त करने के लिए यह प्रणाली किस प्रकार से बच्चों और उनके माता पिता के लिए जवाबदेह बन सकती है। विद्यालय शिक्षक की यथार्थ परिभाषा समान नहीं रह सकती। शिक्षण और अध्ययन की प्रक्रिया के तरीके में परिवर्तन लाना होगा। अध्ययन के नए विजन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी देना है। आज हम किसी स्थिति में यह ध्यान में रखते हुए हमें ईमानदारी के साथ यह परिभाषित करना होगा कि हम अपने बच्चों को क्या प्राप्त करने में सक्षम बना सकते हैं और वास्तव में कब तक। सरकारी एजेंसियों जैसे कि NCERT या नागरिक समूह की ASER 2005 द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रव्यापी आकलन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में बहुत अधिक कार्य करना बाकी है। ASER 2005 के अनुसार 7 से 10 वर्ष की आयु वाले बच्चों का सर्वेक्षण करने पर पाया गया है कि 48% बच्चे कक्षा 1 के स्तर के 4 वाक्य पढ़ने में अक्षम है, और 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 31% बच्चे कक्षा 2 की साधारण कहानी पढ़ने में अक्षम है। आयु वर्गीकृत कक्षाओं अब पाठ्यक्रम का पारंपरिक तरीका पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई में बराबरी करने में सहायता नहीं करेगा। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं। लेखक ने परिच्छेद में अनेक बार हम को उल्लेख किया है। हम यहाँ किसे संदर्भित करता है? ए देश के नागरिकों को, बी सरकारी एजेंसियों को, सी माता पिता को, या डी बच्चों को। दोबारा अगर आप एक बार पैसेज पे नजर मारते हैं तो कुछ लाइनें हैं जो एक बड़ी वर्ग को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आज हम किस स्थिति में हैं यह ध्यान में रखते हुए, फिर हमारे देश में इस तरह की जो चीजें हैं ये शो करती हैं कि ये नागरिकों के बारे में ही संदर्भित कर रहा है, ना कि किसी सरकारी एजेंसी या माता पिता या बच्चों के लिए कर रहा है। इसलिए ऑप्शन ए को मार्क करेंगे, देश के नागरिकों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अनुमानों पर विचार कीजिए। वर्तमान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। दूसरा, बच्चों को अपनी आयु के आधार पर कितना जानना चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ अपेक्षाएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कथन है क्या, परिच्छेद के संदर्भ में उपयुक्त अनुमानों में से कौन सा अनुमान वैध है। तो जो एक प्रथम अनुमान है ये उल्टा बोला गया है। दूसरा अनुमान, बच्चे को अपनी आयु के आधार पर कितना जानना चाहिए, इसके संदर्भ में कुछ अपेक्षाएं हैं। तो यहाँ पे ये पाठ्यक्रम डिजाइन का जो NCERT की कुछ लाइनें हमने पढ़ी थी, आयु वर्गीकृत कक्षाओं और पाठ्यक्रम का पारंपरिक तरीका पढ़ाई में पीछे रह गए बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में पढ़ाई में बराबरी करने में सहायता नहीं करेगा। ये अनुमान सही है हमारा, यानी ऑप्शन बी हमें मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से परिच्छेद निम्न में से किस पर केंद्रित है? ए वर्तमान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर,
बी भारत की शिक्षा प्रणाली पर, सी शिक्षा प्रणाली में माता पिता की भूमिका पर, डी प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के नए विजन पर। देख सकते हैं कि भारत की शिक्षा प्रणाली पर, शिक्षा प्रणाली में माता पिता की भूमिका पर, वर्तमान प्राथमिक शिक्षा प्रणाली पर, इन पे हल्का फुल्का डिस्कशन जरूर है, लेकिन जो केंद्र बिंदु है वो है प्राथमिक शिक्षा प्रणाली के नए विजन के ऊपर ही वो बात कर रहा है। तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, इस पर हम मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नए विजन की विशेषता नहीं है जैसा कि परिच्छेद में उल्लेख किया गया है। ए, इसे सभी बच्चों की पढ़ाई की गारंटी देनी चाहिए। एक उपयुक्त विजन तैयार करने के लिए इसमें जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। सी, इसमें यह भी परिभाषित किया जाना चाहिए कि हम यथार्थवादी दृष्टि से क्या हासिल करना चाहते हैं। डी, उपयुक्त सभी। कही गया कि विशेषता नहीं है, तो इसे सभी बच्चों की पढ़ाई की गारंटी देनी चाहिए, इसका जिक्र है उसमें। एक उपयुक्त विजन तैयार करने के लिए इसमें जवाबदेही भी तय होनी चाहिए, इसका उल्लेख पैसेज में हमें कहीं नहीं मिल रहा है, यानी यही हमारा ऑप्शन सही है। इसमें यह भी परिभाषित किया जाना चाहिए कि हम यथार्थवादी दृष्टि से क्या हासिल करना चाहते हैं, इसके बारे में भी बात की गई है, यानी जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमें मार्क करना है। देखते हैं अगला प्रश्न। आदित्य 2 पुस्तकें बेचता है और प्रत्येक पुस्तक को 391 रुपए की दर से बेचता है और एक पुस्तक पर 15% का लाभ कमाता है, दूसरी पुस्तक पर उसे 15% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है। तो मान लेते हैं कि एक बुक, 2 बुक्स है, एक्स और वाई। यहाँ एक बेसिक चीज ध्यान रखिएगा कि 100% जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 85% 0.85, 125% 1.25 को होता है। एक ये बेसिक जानकारी अपने पास रखनी है। तो यानी आदित्य जो 2 पुस्तकें बेचता है, एक एक्स है, एक वाई है। एक्स को उसने 15% के लाभ पे बेचा है, तो यानी 1.15x इज इक्वल टू 391। दूसरी पुस्तक उसने 15% के लॉस पे बेची है, तो यानी 0.85y इज इक्वल टू 391। x की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें हम, x आएगा 340, y 460। अब बोला है कि पूरे लेन देन में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई है। दोनों को ऐड करेंगे, 800 माइनस 391 की उसने एक बुक बेची है, दोनों को तो 2 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 बुक्स है यहाँ पर। तो नेट जो उसमें फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, उसे जो कुल लॉस हुआ है वो 15 रुपए का हुआ है, सॉरी 18। कुल जो हानि हुई है वो 18 रुपए की हुई है, यानी कि ऑप्शन ए। जनवरी 2013 से जून 2014 की अवधि के दौरान शोभित को प्रति माह 10,000 रुपए जेब खर्च के रूप में मिलता था। दी गई अवधि के दौरान वह प्रत्येक 3 माह में बाइक के रखरखाव पर 1500, फिल्म पर 750, खरीदारी पर 3000 खर्च करता था। यदि उपयुक्त गतिविधि के अलावा वह किसी भी अन्य गतिविधि पर कोई खर्च नहीं करता है तो दी गई अवधि के दौरान शोभित द्वारा अपने जेब खर्च से कुल कितने पैसे बचाए गए। जो महीने हैं वो 18 महीने आते हैं। इसमें 10,000 रुपये महीना उसे मिला है, यानी टोटल उसके पास जो अमाउंट आया वो 1,80,000 रुपये आया है। बोला गया है कि हर 3 महीने पे 1500, 750 और 3,000 रुपये खर्च करें उसने, यानी 5250 रुपये हर 3 महीने पे। टोटल 18 महीने हैं, 3 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, यानी टोटल खर्चा इस 18 महीने के दौरान जो उसका हुआ होगा वो है 31,500 रुपये। 31,500 इसमें से डिवाइड कर माइनस कर दीजिए आप, कुल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,48,500 रुपये, यानी जो ऑप्शन है ए है वो सही जवाब इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का योग 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 500 कम है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 2 संख्या है x एंड y, दोनों का जो सम है वो 2500 है।
तो बोला है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुने से 500 कम है, मान लेते हैं कि x जो है, यानी इस कंडीशन के हिसाब से 2y माइनस 500, दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। ये x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सॉल्व करने के उपरांत x की वैल्यू 1500 आती है एंड y की 1000 आती है, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो सी, ये सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि चार क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का औसत 13 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का मान है, तो मान लेते हैं कि x प्लस 2, x प्लस 4, क्योंकि इवन नंबर की बात कर रहा है, और x प्लस 6, ये चार संख्याएं हैं। ये कंडीशन दी गई कि इनका जो एवरेज है वो 13 है, यानी कि हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x प्लस 12 अपॉन 4 इज इक्वल टू 13, यानी जो x की वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, यानी जो ऑप्शन हमारा ए है ये सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। P, Q और R की गति का अनुपात क्रमशः 4:5:6 है। 120 किलोमीटर की मैराथन को पूरा करने में P, Q, R द्वारा लिए जाने वाला समय का अनुपात क्या होगा? तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है। ऐसी कंडीशन में जो स्पीड होती है वो टाइम का इनवर्स होती है, यानी 1/4, 1/5, 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही जवाब आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या का 15 गुना उस संख्या के वर्ग से 50 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेते हैं संख्या जो भी है वो x है। जो गिवन कंडीशन है वो इस तरह से होगी 15x, फिर उसके वर्ग से 50 अधिक है तो x² प्लस 50। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू 5 आती है, 10 आती है, तो जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी हमें मार्क करना है, ए और बी दोनों। देखते हैं अगला प्रश्न। 15 मित्रों के एक समूह ने समुद्र यात्रा की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र यात्रा की शुरुआत इतना भोजन लेकर की जो 8 दिनों तक चल सकता था। चौथे दिन की शुरुआत में उनके कुछ और मित्र समूह में शामिल हो गए, इसलिए भोजन केवल 6 दिन तक ही चल सका। चौथे दिन समूह में कितने मित्र शामिल हुए थे? मान लेते हैं जो खाना लोग लेके गए थे, तो एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट कंज्यूम करता था, और जो लोगों ने ज्वाइन किया था वो एक्स लोगों ने इन्हें ज्वाइन करा था चौथे दिन पे आके। तो इस हिसाब से शुरुआत के 3 दिन में जो लोगों ने खाना खाया वो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। फिर उसके बाद लोगों ने ज्वाइन किया, तो एक्स ने ज्वाइन कर लिया था, मतलब इनके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने, और ये बचे हुए 3 दिन चला था। इसमें हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो 10 आएगी, यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 सिक्कों के साथ उछाला जाता है, 5 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। यदि पांचों में से 4 सिक्के चित्र दिखाते हैं तो शेष बचे हुए सिक्के की पट दिखाने की प्रायिकता क्या है? क्योंकि बाकी 4 सिक्के आपस में इंडिपेंडेंट है, इसलिए जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ आधी की होगी, यानी कि 0.5। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कीजिए। उपयुक्त चित्र में कितने विभिन्न तरीकों द्वारा उन दो वर्गों का चयन किया जा सकता है जिनके शीर्ष उभयनिष्ठ ना हो? तो मान लेते हैं ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम नंबर दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऐसे स्क्वायर हमें चुनने हैं जिनकी साइड्स कॉमन ना आए, आपस में एक दूसरे से लगे नहीं। तो आप देख सकते हैं 1, 3, 1, 6, 6, 2, 5, 1, 3, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 तरह से इस तरह हम कर सकते हैं।
अगला प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। एक मठ में नीचे से लेकर ऊपर तक F1, F2, F3, F4 और F5 5 मंजिल है। B1, B2, B3, B4 और B5 भगवान की 5 मूर्तियां हैं और इनमें से प्रत्येक मूर्ति एक अलग मंजिल पर स्थित है। C1, C2, C3, C4 और C5 5 महंत है और इनमें से प्रत्येक महंत एक भगवान की पूजा करता है। प्रत्येक महंत उसी मंजिल पर रहता है जिस पर उसके द्वारा पूजा किए जाने वाले भगवान की मूर्ति स्थापित है। यह भी ज्ञात है कि यहाँ कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस जब भी आए तो सबसे पहले उनको एक जगह ऑर्गेनाइज करना होता है। C5 जो उस मंजिल पर रहता है जिसके ऊपर कम से कम 3 मंजिल है, वह B4 की पूजा करता है। C2 उस मंजिल पर रहता है जो F5 और उस मंजिल से समान दूरी पर जिस पर C4 रहता है। महंत जो B2 और B5 की पूजा करते हैं वे शीर्ष और निचली मंजिल पर रहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वे दिए गए क्रम में रहते हैं। C3 जो B3 की पूजा नहीं करता वह F4 पर रहता है। C4 F4 से नीचे वाली मंजिल पर रहता है। निम्नलिखित में से कौन महंत और भगवान का सही संयोजन है? दी गई कंडीशंस के हिसाब से 5th फ्लोर पर C1 रहते हैं जो या तो B2 या B5 की पूजा करते हैं। F4 पे C3 रहते हैं जो B1 की पूजा करते हैं। F3 पे C2 रहते हैं जो B3 की पूजा करते हैं। F2 पे C5 रहते हैं जो B4 की पूजा करते हैं। F1 पे C4 रहते हैं जो B5 या B2 की पूजा करते हैं। ये हमारे पास कंडीशन आ गया। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महंत और भगवान का सही संयोजन है? C1 B2, C3 B1, C5 B4। तो आप देख सकते हो कि C1 के लिए हम श्योर नहीं कि वो B2 है B5 है। C5 B4, यहाँ पे C5 B3 है तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ये सही ऑप्शन बी है C3 B1। अगला प्रश्न देखते हैं। B3 की पूजा कौन करता है? B3 की पूजा C2 करता है, यानी ऑप्शन बी मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। C2 किस मंजिल पर रहता है? तो C2 3rd फ्लोर पर रहता है, ऑप्शन सी। यदि C4 द्वारा B5 की पूजा की जाती है तो F5 मंजिल पर किस भगवान की मूर्ति स्थापित है? यदि C4 द्वारा B5 की पूजा की जाती है, C4 अगर B5 है तो जाहिर सी बात है इस पर C1 जो है जो 5th फ्लोर पे है वो B2 की पूजा कर रहे हैं, यानी बी ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश, निम्नलिखित परिचय को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल परिचय पर ही आधारित होने चाहिए। लॉक की मान्यता है कि समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। उसके अनुसार जन्म के समय मानव मस्तिष्क के कोरे कागज या रिक्त स्लेट की तरह होता है जिसे मनुष्य विचारों से भरता है, जिसका अनुभव 5 इंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया में करता है। तो ये जो पैसेज है ये बेसिकली बात कर रहा है ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर और उससे संबंधित जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर बात कर रहा है। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न है उन पर नजर डालते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में लॉक द्वारा समर्थित ज्ञान के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? ए, हमारे ज्ञान का क्षेत्र विस्तृत नहीं होता है क्योंकि यह हमारे अनुभव द्वारा हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और हम विश्व में हर चीज का अनुभव नहीं कर सकते। तो जैसा कि देख सकते हैं ये स्पष्ट रूप से हमने इसको पढ़ा है। इस पैसेज में पैसेज इस बात की पूरी जानकारी हमें दे रहा है, यानी ये ऑप्शन सही है। लॉक का निष्कर्ष है कि भले ही अनुभव से ज्ञान प्राप्त होता है फिर भी हमारे पूर्व अनुभव हमें भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। ऐसी कोई जानकारी पैसेज नहीं दे रहा है। लॉक कहता है कि हालांकि हमारा ज्ञान सीमित है लेकिन हम भगवान के अस्तित्व की पूर्ण रूप से व्याख्या करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। यह भी गलत है, अपोजिट लिखा हुआ पूरा। लॉक दृढ़ता पूर्वक कहता है कि विचार बाहरी वास्तविकताओं के अनुरूप है और हम संसार की उन सभी वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिनका हमने अभी तक अनुभव नहीं किया है। यह भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद का सार क्या है? ए, मानव मस्तिष्क के कोरे कागज या रिक्त स्लेट की भांति होता है। बी, हमें अपने स्वयं के अस्तित्व का सहज और मूल ज्ञान है। सी, हमें भगवान के अस्तित्व का प्रदर्शनात्मक ज्ञान है।
डी, ज्ञान के सिद्धांत के मत का लॉक द्वारा पक्ष समर्थन किया गया था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन डी ही सही है, क्योंकि पैसेज के शुरुआत के पैराग्राफ में ऐसी जानकारी हमें मिल जाती है। बाकी के जो ऑप्शन है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित निष्कर्षों पर विचार कीजिए। हम अपने अनुभव के कारण बाहरी वास्तविकताओं के अस्तित्व के बारे में जानते हैं, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में विचार पैदा होते हैं। इसके बारे में बात की गई है। हमारा ज्ञान सीमित है क्योंकि ज्ञान को मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाले विचारों के संयोजन के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। यह संयोजन कदाचित ही मौजूद होते हैं। तो ये जो वर्ड इसने यूज किया है कदाचित, इसकी वजह से पूरा ऑप्शन ही गलत हो जाता है। इसलिए हमारा जो कथन सही है वो केवल एक ही सही है, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग कर सभी चीजों का अनुभव कर सकता है। नेत्रहीन व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता कि रंग मौजूद है। जब अनुभव या अनुभूति की कमी होती है तो ज्ञान का भी अभाव होता है। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग कर सभी चीजों का अनुभव कर सकता है, ये गलत है, क्योंकि उसने बात किया है कि कई चीजें ऐसी है जो इन इंद्रियों के परे है, तो उसका शायद हम भी अनुभव ना कर सकते हो। नेत्रहीन व्यक्ति यह विश्वास नहीं करता कि रंग मौजूद है, यह भी गलत होगा। जब अनुभव या अनुभूति की कमी होती है तो ज्ञान का भी अभाव होता है, ऐसा भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी जो ऑप्शन है डी हमें मार्क करना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तर्क पर विचार कीजिए। कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं, कुछ सृजनशील हैं, सभी बच्चे भावुक हैं, कुछ बच्चे अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत खास होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे भावुक होते हैं, यहां लिखा है सभी बच्चे भावुक हैं, यहां लिखा है कुछ बच्चे भावुक नहीं होते, यानी पहले ये गलत होगा हमारा। फिर कुछ बच्चे बुद्धिमान और सृजनशील दोनों होते हैं, हो सकता है ये। कुछ बच्चे अपने माता पिता के लिए खास नहीं होते, लेकिन यहां लिखा है लेकिन सभी बच्चे अपने माता पिता के लिए बहुत खास होते हैं, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी, कम से कम एक बच्चा ऐसा है जो अच्छा नहीं है। यहां लिखा है कुछ बच्चे अच्छे नहीं है, ये नहीं लिखा है कि 1 है, 2 है, 3 है, कुछ में कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन भी हम नहीं लेंगे। मीन्स हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न लिखते हैं। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ पिक्चर की टिकट खरीदने के लिए एक कतार में खड़े हैं। सी, एफ और डी की सम संख्या वाली स्थिति में खड़े हैं। ई एक चरम छोर पर खड़ा है। ए और डी के बीच में केवल 2 मित्र खड़े हैं। बी डी से आगे खड़ा, सी के पीछे खड़ा, एफ खड़ा है। ये टिकट विंडो मान लेते हैं हम। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि ई यहाँ पे खड़ा है, इसके बाद सी खड़ा है, ए खड़ा है, फिर एफ खड़ा है, फिर बी खड़ा है एंड देन डी खड़ा है। अब ए और डी के बीच में केवल 2 मित्र खड़े हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है यहाँ पर। बी डी से आगे खड़ा है, तो बी डी से आगे खड़ा है, और सी के पीछे एफ खड़ा है। ये भी बिल्कुल सही कंडीशन बैठ रही है। अब देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। सी और बी के बीच में कितने मित्र खड़े हैं? सी और बी 2 मित्र खड़े हैं, एफ और ए, यानी बी ऑप्शन। देन डी के पीछे कौन खड़ा है? डी के पीछे कोई नहीं खड़ा है, इसलिए ऑप्शन डी मार्क करेंगे हम। एफ के आगे कितने मित्र खड़े हैं? एफ के आगे ए सी ई 3 मित्र खड़े हैं, यानी बी ऑप्शन मार्क करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के आपके उत्तर केवल परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए।
यूरोप और संयुक्त राज्य की तुलना में भारत में दवा उत्पादों का पेटेंट करने के नियम भिन्न हैं। इसके विभिन्न कारण हैं, जिसमें भारत में प्रचलित सामाजिक आर्थिक स्थितियां भी शामिल हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का विकास दर यूरोप और संयुक्त राज्य के विकास स्तर से मिलान नहीं करता है, जिसके कारण भारत के लिए दवा उत्पादों को पेटेंट करने हेतु विभिन्न मानकों का अपनाना अनिवार्य है। उपयुक्त कानूनों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विधानमंडल ने पेटेंट संशोधन अधिनियम 3 जोड़ा। ऐसी स्थिति में जबकि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अनुरूप ड्रग उत्पादों के लिए पेटेंट की आवश्यकता पड़ी। सांसद इस तथ्य से अवगत थे कि यदि दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने वाले मानकों को कम किया जाता है तो इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी दवा कंपनियों द्वारा एवरग्रीनिंग की घटनाएं बढ़ जाएंगी। वे इस तथ्य के प्रति भी जागरूक थे कि इसके कारण अन्य विकासशील और गरीब देशों में भी इन कंपनियों का एक अधिकार हो जाएगा। एवरग्रीनिंग नाम उस कार्य प्रणाली से संबंधित है जिसमें मौजूदा दवाओं में मामूली या अपर्याप्त परिवर्तन कर पेटेंट की अवधि को विस्तृत किया जाता है। तो ये पूरा जो पैसेज है ये पेटेंट से संबंधित है। और इंडिया में जो पेटेंट है, क्योंकि कई चीजों में क्या है कि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी इंडिया के ऊपर होती है, लेकिन उसमें जो इंडिया ने स्टैंड लिया, जो एक्शन लिया और अपनी जरूरत के हिसाब से लिया, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में वाक्यांश भिन्न नियम का अर्थ क्या है? ए, दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के मानकों पर भारत, यूरोप और संयुक्त राज्य में असहमति है। इसका कोई उल्लेख नहीं है। भारत की तुलना में संयुक्त राज्य और यूरोप में दवा उत्पादों को और अधिक आसानी से पेटेंट प्रदान किया जाता है। ऐसी कोई जानकारी पैसे से नहीं मिल रही हमें। भारत और संयुक्त राज्य में दवा उत्पादों को पेटेंट करने के मापदंड भिन्न हैं, ये हो सकता है। भारत, संयुक्त राज्य और यूरोप में दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के तरीके भिन्न भिन्न हैं, ये गलत होगा। ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि भारत, संयुक्त राज्य और यूरोप में दवा उत्पादों के पेटेंट प्रदान करने के तरीके भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पे अलग अलग देशों के तरीके के बारे में बात नहीं की गई है। यहाँ बात की गई है कि दूसरे देश में किस तरह के हालात है और हमारे देश में किस तरह के हालात है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या मापदंड है। लेकिन हमने दूसरे देश के मापदंड के बारे में कोई बात नहीं करी है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल पेटेंट अधिनियम में अनुच्छेद घ को अधिनियमित करने के पक्ष में था। पेटेंट प्रदान करने के मानकों पर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये ऑप्शन जो कथन एक है ये गलत इसलिए हो जाएगा कि इन्होंने बोला है कि वो उसके पक्ष में था, जबकि ये इसके अगेंस्ट में था, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। पेटेंट प्रदान करने के मानकों पर देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सीधा संबंध होता है। हो सकता है वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ये लाइन जो यूज करिए, इसकी वजह से ये हमारा जवाब बन जाएगा, क्योंकि पैराग्राफ के शुरुआत के ही 3-4 लाइनों में इस बात का जिक्र किया गया है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमें मार्क करना है केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 3 के अधिनियमित होने के प्रभाव होंगे? दवा कंपनियों का प्रभुत्व कम होगा, यह विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सहायता करेगा, पेटेंट प्रदान करने के मानकों को नियमित और प्रबंधित करने में यह भारतीय न्यायपालिका को सशक्त बनाएगा, 4 दवाओं की बड़ी कंपनियां दवाओं में परिवर्तन करने के नाम पर दवा उत्पादों के पेटेंट की अवधि को विस्तृत करने में सक्षम नहीं होंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ऑप्शन जो 4 है कथन, ये बिल्कुल सही है। एवरग्रीनिंग की बात की गई है कि किस तरह से वो मतलब एकदम माइन्यूट चेंजेस करके दवाइयों में और अपने पेटेंट को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो इसी के ऊपर पैसेज केंद्रित था। तो कथन 4 हमारा सही है, यानी ऑप्शन सी हमें मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद में उल्लिखित नोवार्टिस मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मामला उन दवा कंपनियों से संबंधित था जो दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के मानकों पर छूट प्रदान करने की मांग कर रही थी। इस मामले में दिया जाने वाला फैसला संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल में असंतुष्टि का कारण बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने अनेक दवा कंपनियों को
उनके दवा पेटेंट का नवीनीकरण कराने की स्वीकृति प्रदान की। दवा कंपनियों को एवरग्रीनिंग का उपयोग करने से रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया। तो आप जैसे देख सकते हो यह मामला उन दवा कंपनियों से संबंधित था जो दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने के मानकों पर छूट प्रदान करने की मांग कर रही थी। ये भी गलत है, ऐसी कोई जानकारी पैसे समय नहीं मिल रही है। इस मामले में दिया जाने वाला फैसला संयुक्त राज्य वाणिज्य मंडल में संतुष्टि का कारण बना। इसकी जानकारी हमें पैसे जो मिल रही है। 3 भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने अनेक दवा कंपनियों को उनके दवा पेटेंट का नवीनीकरण कराने की स्वीकृति प्रदान की। यह भी गलत हो जाएगा। दवा कंपनियों को एवरग्रीनिंग का उपयोग करने से रोकने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया था। यह भी गलत हो जाएगा। यानी जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन बी हमें मार्क करना है, केवल 2, क्योंकि एक ही कथन 2 सही है हमारा। परिच्छेद का मुख्य विषय क्या है? बड़ी दवा कंपनियों के मौजूदा एकाधिकार का वर्णन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला, संयुक्त राज्य और यूरोप की तुलना में भारत में पेटेंट प्रदान करने के मानकों के बीच अंतर, दवा उत्पादों को पेटेंट प्रदान करने में भारत द्वारा अपनाए गए विभिन्न मानक। तो स्पष्ट तो दिख रहा है, ऑप्शन डी हमें मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। 60 छात्रों की कक्षा में 1/3 छात्रों का चयन क्रिकेट के लिए किया गया, 1/3 छात्रों का चयन मुक्केबाजी के लिए किया गया, शेष बचे हुए छात्रों में से 1/4 छात्रों का चयन फुटबॉल के लिए किया गया और बाकी बचे हुए छात्रों का चयन टेनिस के लिए किया गया। यदि किसी भी छात्र को एक से अधिक खेल के लिए नहीं चुना गया था तो टेनिस के लिए कितने छात्रों का चयन किया गया? टोटल 60 स्टूडेंट्स थे, 1/3 इसमें से क्रिकेट के लिए गए, यानी 20 क्रिकेट के लिए चले गए, 1/3 जो है बॉक्सिंग के लिए गए हैं, यानी यहाँ पे बचे अब सिर्फ 20। इन बचे हुए 20 में 1/4 यानी 1/4 ऑफ 20 फुटबॉल के लिए गए हैं। बचे हैं हमारे पास 15 टेनिस के लिए, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हमें मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और उसके उपरांत दिए गए प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। नृत्य में रुचि रखने वाले 3 जोड़ों P1, P2 और P3 ने क्रेजिएट्स नामक एक डांस क्लब की सदस्यता ली। प्रत्येक जोड़े में एक पुरुष और एक महिला है। पुरुष सदस्य M1, M2, M3 है और महिला सदस्य L1, L2, L3 है। तीनों में से प्रत्येक जोड़ा नृत्य के एक भिन्न शैली का शौकीन है जो वर्ल्ड्स, साल्सा और स्विंग में से एक है। यह भी ज्ञात है कि 3 जोड़े हैं P1, P2, P3। यह भी ज्ञात है कि ना तो M3 और ना ही L1 स्विंग के शौकीन थे, ना तो M3 और ना ही L1 स्विंग के शौकीन थे। M1 P2 का सदस्य था, L2 वर्ल्ड्स का शौकीन था, M2 ना तो P3 का सदस्य है ना ही स्विंग का शौकीन था। तो M1 ऑलरेडी हमें पता चली गया, M2 ना तो P3 का सदस्य है था और ना ही स्विंग का, तो मतलब M1 P2 का सदस्य था और M2 P3 का सदस्य नहीं था और ना ही स्विंग का शौकीन था। तो यानी P1 का सदस्य होगा M2, फिर P3 का नहीं है तो M3 और L1 एक ही जोड़े के सदस्य नहीं थे। तो इस सारी जानकारी को हम अगर पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं तो यही पता चल जाएगा कि P3 का सदस्य M3 है, इनके पार्टनर L1, L2 और L3 है। आइए इस पर आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्विंग का शौकीन था? ऑप्शन बी है L3। इनमें से कौन सा जोड़ा साल्सा का शौकीन था? P1। निम्नलिखित में से कौन सही संयोजन नहीं है? डी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा वर्ल्ड्स का शौकीन था? P3, M3, L2। अगला प्रश्न देखते हैं। 50 धावकों में से प्रत्येक धावक अपनी एक निश्चित गति से 100 मीटर की दौड़ लगाता है। यदि कोई भी 2 धावक समान गति से नहीं दौड़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा आलेख प्रत्येक धावक की गति और उसके द्वारा दौड़ को समाप्त करने में लिए जाने वाले समय के बीच संबंध को सबसे बेहतर तरीके से चित्रित करता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी ये सही होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है
स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे फिर, इसलिए ऑप्शन बी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर आकृति से उस आकृति को ढूंढें जो रेखा M1 पर दर्पण को रखने पर प्रश्न आकृति की दर्पण छवि बनाती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शन सी, ये इसकी एकदम मिरर इमेज बनाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये इंग्लिश के कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। Directions for the following 9 items. The following 9 items are based on 3 passages in English and test the comprehension of English language, and therefore these items do not have a Hindi version. Read each passage and answer the items that follow. You don't have to be French to enjoy a decent red wine. Charles Jocelyn Greuze used to tell his foreign guests whenever he entertained them in Paris, but you do have to be French to recognize one. मतलब क्या है? एक रेड वाइन को एंजॉय करने के लिए आपको एक फ्रेंच होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब ओरिजिनल या इस तरह की कोई चीज है उसको रिकॉग्नाइज एक फ्रेंच आदमी ही कर सकता है। यहाँ पे शायद यही इसका कुछ मतलब निकलता है। आफ्टर अ लाइफ टाइम इन द फ्रेंच डिप्लोमेटिक कॉर्प्स, Greuze lived with his wife in an elegant townhouse on Quai Voltaire. He was a likable man, cultivated of course with a well-deserved reputation as a generous host and an amusing storyteller. This evening's guests were all European and all equally convinced that immigration was at the root of Europe's problem. तो ये जो पूरा पैसेज है ये चार्ल्स डी ग्रूज के ऊपर सेंटर्ड है और उसकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे रहा है। देखते हैं इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज चार्ल्स ग्रूज मीन बाय द statement you do have to be French to recognize one? A. Only people of France are capable of identifying good quality red wine. B. All decent red wines are manufactured only in France. Wine tasting is one of the most sought after profession in France. One must know the French language in order to appreciate the taste of a nice wine. तो आप देख सकते हैं कि only people of France are capable of identifying good quality red wines. बाकी जो ऑप्शन है, डिसेंट रेड वाइन्स आर मैन्युफैक्चर्ड ओनली इन फ्रांस, वाइन टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर प्रोफेशन, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है पैसेज में। वन मस्ट नो दैट फ्रेंच लैंग्वेज इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ अ नाइस वाइन, इसका भी कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्ल्स ग्रूज आर करेक्ट? ही ऑलवेज वेलकम्ड हिज गेस्ट विद द फाइनेस्ट वाइन अवेलेबल इन फ्रांस. He was a philanthropist who never hesitated in extending financial support to one noble cause. He was sophisticated and hospitable. He was highly skilled at keeping his contempt hidden. You can see कि ये जो option C है, ये इसका सही जवाब है। He was a likable man, cultivated of course with a well-deserved reputation as a generous host and an amusing storyteller. ये लाइन इसको सपोर्ट करती है पूरी तरह से। Which of the statements above about Charles Greuze can be inferred from his disdain for the Europeans who were opposed to immigration? He did not like people who indulged in unnecessary criticism. He believed that immigration was only one of the problems that loomed over France. His outlook on the issue of immigration was different from that of his European guests. He could not bring himself to respect those who did not have a sense of humor. तो ये आप देख सकते हो कि वो ऑप्शन सी जो है, his outlook on the issue of immigration was different from that of his European guests. Because यहाँ पे लिखा हुआ है कि he had always concealed his contempt for such ideas and in any case he had never much cared for these particular guests. तो ये लाइन खुद अपने आप को सपोर्ट करती है कि मतलब वो इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता था इन सब चीजों के लिए। अगला पैसेज देखते हैं। Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with heart trouble, great care was taken to break to her as gently as possible the news of her husband's death. It was her sister Josephine who told her in broken sentences, veiled hints that revealed the terrible news. Her husband's friend Richard was there too, near her. It was he who had been in the newspaper office when news of the railroad disaster was received, with Brantley Mallard's name leading the list of killed. तो ये एक इंसिडेंट है जो मिसेस मलार्ड के साथ हुआ है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, और उसमें किस तरह से न्यूज उनको बताई जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी शी इज अ हार्ट पेशेंट, और ऐसे केस में उनको किस तरह से
संभाला जाए, किस तरह से बताया जाए, उसके ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ है। ये उसी के बारे में मतलब जानकारी दे रहा है। आइए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न। Why was it difficult for everyone to break the news of her husband's death to Mrs. Mallard? A. She had not seen her husband in a long time and was waiting for him to come home. ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पैसेज में। Everyone feared that she might take some extreme step on hearing the news. ऐसे भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। They thought that she would attack them in a fit of madness. ये भी गलत हो जाएगा। D. She had a heart problem and everyone thought that the news could worsen her condition. तो पैसेज की शुरुआत की लाइन में ही लिखा हुआ है, knowing that Mrs. Mallard was afflicted with heart trouble, great care was taken to break to her. ये हमारा ऑप्शन होगा। What could have been the possible reason behind Josephine being the one who conveyed the news about Robert's death? She lived close to her sister and would be able to console her. It was thought that she would be kind and measured in breaking the news to her sister. No one else dared to face Mrs. Mallard as they knew that she would erupt in anger. She had been in similar situations before and knew perfectly well how to deal with them. तो ऑप्शन डी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पैसेज में जोसेफिन के बारे में। No one else dared to face Mrs. Mallard as they knew that she would erupt in anger. She lived. It was thought that she would be kind and measured in breaking the news to her sister. तो ऑप्शन बी हो सकता है, It was thought that she would be kind and measured in breaking the news. ऑप्शन ए, She lived close to her sister and would be able to console her. तो बीइंग अ सिस्टर तो वैसे लोग क्लोज ही होंगे, लेकिन ऐसा इंफॉर्मेशन पैसेज में है नहीं, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, ऑप्शन बी को ही लेकर चलेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड रिचर्ड कंफर्म द न्यूज ऑफ ब्रेंटली मलार्ड्स डेथ? ए, ही बिलीव्ड द न्यूज़पेपर दैट हैड पब्लिश्ड द न्यूज ऑफ ब्रेंटली मलार्ड्स डेथ. He sent his friend to verify the news published in the newspaper. He waited for a second telegram confirming the news. He wrote a telegram to the railway authorities asking them to confirm the news. तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ऑप्शन सी इसका पूरा क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। ये he had only taken the time to assure himself of its truth by waiting for a second telegram. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When Malini Tambe came to teach at Greenfield School, Pune, it was the summer of her 25th birthday and the summer when Deepak Pradhan would turn 16. She was the teacher for whom all the children wanted to bring greeting cards and pink flowers. She was stunningly beautiful. She was like cool air on a hot June afternoon, and those few days in the year when the climate was temperate, neither cold nor hot. Those were the days which everybody felt were the days which were like Malini Tambe. The first morning when Miss Tambe entered and wrote her name on the blackboard, the schoolroom seemed suddenly flooded with illumination. Why did the children want to bring greeting cards and flowers for Malini Tambe? A, they were captivated by her beauty. B, Malini Tambe treated the children very well. She was very gentle in her approach towards teaching the children. D, they were trying to influence her so that she would award them with good marks in the examination. तो आप D ऑप्शन भी हम नेगेट कर देंगे। She was very gentle in her approach towards teaching the children. इसको भी हम नेगेट करेंगे क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। बी, Malini Tambe treated the children very well. ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है पैसेज में, यानी A, they were captivated by her beauty. Why does the author compare Malini Tambe with cool air on a hot June afternoon? She was able to remain calm and composed under very difficult situation. B, her beauty and her presence were very soothing to onlookers. C, she was not seen very often in the school. D, her phenomenal beauty made everyone forget everything else about life. तो ऑप्शन बी हमें करना है कि her beauty and her presence were very soothing to onlookers. With reference to the passage, what does the author mean by the phrase suddenly filled with illumination? The blackboard was equipped with a state-of-the-art lighting system. Miss Tambe used a particular pen which sparkled when used on the blackboard. Miss Tambe's name also radiated a certain sense of beauty, just like her dazzling presence. Miss Tambe opened all the windows of the classroom before beginning her first lesson. तो डी की भी कोई जानकारी नहीं है। Miss Tambe's name also radiated a certain sense of beauty, just like her dazzling presence. तो यही ऑप्शन है जो यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि Miss Tambe used a particular pen which sparkled, ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। A, the blackboard was equipped with state-of-the-art lighting system. तो ऐसी भी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, तो ऑप्शन सी ही इसका सही जवाब होगा।
निम्नलिखित 8 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। नीचे 8 प्रश्नांश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में एक स्थिति का वर्णन किया गया है और उसके बाद 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। आपको जो उत्तर सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे इंगित करें। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर चुनें। उत्तरों का मूल्यांकन दी गई स्थिति की उपयुक्तता के स्तर के आधार पर किया जाएगा। कृपया सभी प्रश्नों के उत्तर दें। इन 8 प्रश्नांशों के लिए गलत उत्तर के लिए कोई दंड नहीं है। आप एक ऐसे क्षेत्र के जिला विकास अधिकारी हैं जो प्राय सूखे से ग्रस्त होता रहता है। आपको प्राय राज्य के मुख्य सचिव को एक रिपोर्ट भेजनी है जिसमें आपको यह उल्लेख करना होता है कि आपका जिला सूखाग्रस्त है, ताकि प्रभावित व्यक्तियों के लिए मुआवजा मिल सके। इस वर्ष आपके जिले के कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हुई है, लेकिन आपके क्षेत्र के विधायक ने आपसे पत्र भेजने और मुआवजे की मांग करने के लिए कहा है। तहसीलदार और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इस बात पर सुनिश्चित नहीं है कि जिले को सूखाग्रस्त वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं। आपको क्या करना चाहिए? ए, निकटतम कृषि विद्यालय से कृषि वैज्ञानिकों की एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए और उनसे सलाह मांगनी चाहिए कि क्या पूरे जिले को सूखाग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं। ये कर सकते हैं, हो सकता है एक एक्शन ये किया जा सकता है। बी, अपने विधायक की बात सुने क्योंकि वह लोगों का प्रतिनिधि है और यदि आप उसकी सलाह नहीं मानते तो वह आपके खिलाफ हो सकता है। ये हम ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल बायसनेस वाली चीज रहेगी। न्यूट्रलिटी का जो प्रिंसिपल होता है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, ये उसके अगेंस्ट में, तो ऐसा एक्शन से बचना चाहिए। सी, मंडल आयुक्त के माध्यम से राज्य कृषि आयुक्त से इस मामले पर बात करें और उनसे इस मुद्दे पर कदम उठाने के लिए कहें। ये कर सकते हैं। सलाह देनी चाहिए कि जिले के इतिहास और भविष्य में सूखे की संभावना के कारण पूरे जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाना चाहिए। ये इतना लॉजिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख हैं और आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें वरिष्ठ प्रबंधन से मानव संसाधन की नीतियों के संदर्भ में प्रतिक्रिया ली जाती है। चूंकि आप नहीं चाहते हैं कि आपकी टीम के किसी भी कर्मचारी को इस प्रकार की गुप्त जानकारी का पता चले, आप एक समर ट्रेनी को नियुक्त करते हैं जो आपके साथ प्रोजेक्ट पर कार्य करेगा। आपको पता चलता है कि प्रशिक्षु द्वारा गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भी वह आपकी टीम के कुछ सदस्यों के साथ गोपनीय जानकारी का साझा कर रहा है। आपको क्या करना चाहिए? प्रोजेक्ट को स्थगित करेंगे क्योंकि डेटा की गोपनीयता के साथ छेड़छाड़ की गई है। उससे उस जानकारी का प्रसार करने के लिए कहेंगे जो उस बात को खंडित करे जो वो पहले बता चुका है। सभी शामिल लोगों को इस बारे में और अधिक बातचीत न करने की चेतावनी देकर जानकारी का उल्लंघन न करने का पालन करने को कहेंगे और समर ट्रेनिंग को समझौते का उल्लंघन न करने के बारे में चेतावनी देंगे। डी, सूचना के प्रकटीकरण की जांच करेंगे और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को प्रोजेक्ट पर नियुक्त करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट सीक्रेटली चलना है तो प्रोजेक्ट को स्थगित करेंगे क्योंकि डेटा की गोपनीयता के, तो ये तो ऑटोमेटिकली जो बातें हैं सारी ही फिर निकल के बाहर आ जाएंगी। उससे उस जानकारी का प्रसार करने के लिए कहेंगे जो उस बात को खंडित करे कि जो वह पहले बता चुका है। ये भी इलॉजिकल लगता है। सभी शामिल लोगों को इस बारे में और अधिक बातचीत न करने की चेतावनी देकर जानकारी का उल्लंघन न करने का पालन करने को कहेंगे और समर ट्रेनिंग को समझौते का उल्लंघन न करने के बारे में चेतावनी देंगे। ये कर सकते हैं। अगर गिने चुने लोगों को उसने बताया है तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ इतने लेवल तक बात गई है, तो उतने लोगों को चेतावनी देकर हम फिर भी प्रोजेक्ट पे आगे चल सकते हैं। सूचना के प्रकटीकरण की जांच करेंगे और किसी विश्वसनीय व्यक्ति को प्रोजेक्ट पर नियुक्त करेंगे। ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप एक विद्यालय में कंप्यूटर प्रयोगशाला के प्रभारी हैं। कंप्यूटर प्रयोगशाला में नियम है कि कंप्यूटर का उपयोग करने वाले अंतिम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर का उपयोग किया जाने के बाद सभी सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए। कभी कभी स्कूल के घंटों के बाद शिक्षक स्कूल का काम करने हेतु कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए प्रयोगशाला में आते हैं। एक विशेष शिक्षिका जो प्रधानाचार्य की रिश्तेदार भी है, उसे बार बार याद दिलाने के बाद भी वह कभी भी अपने कंप्यूटर को बंद नहीं करती है। आपको क्या करना चाहिए? ए, नियम का पालन न करने वाली शिक्षिका के बारे में प्रधानाचार्य से बात करेंगे और उनसे इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए कहेंगे। ये कर सकते हैं। बी, शिक्षिका को अंतिम चेतावनी देंगे और उसके प्रधानाचार्य से बात करने के बाद उसके बाद प्रधानाचार्य से बात करेंगे। ये भी कर सकते हैं। सी, स्कूल के घंटों के बाद कंप्यूटर प्रयोगशाला में उसकी प्रविष्टि को प्रतिबंधित करेंगे। ये अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। उसके द्वारा प्रत्येक बार कंप्यूटर उपयोग किए जाने के बाद स्वयं कंप्यूटर बंद करेंगे। तो ये भी इलॉजिकल लगता है कुछ।
अपनी पहली नौकरी का प्रस्ताव पत्र प्राप्त होने के बाद आपने मानव संसाधन विभाग के साथ इस बात की पुष्टि की है कि आप किसी भी अधिकारी बाहरी यात्रा के लिए नहीं जाएंगे। आप कुछ व्यक्तिगत मजबूरी के कारण यात्रा पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी में नियुक्ति होने के 1 माह बाद ही आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट आवंटित किया जाता है जिसमें आपको अक्सर बाहर जाने की आवश्यकता होगी। जब आप अपने मानव संसाधन विभाग से इस बारे में बात करते हैं तो आपको बताया जाता है कि यह आपके कार्य का हिस्सा है और आपको इसका पालन करना होगा। आपको अगले 3 दिनों में इस यात्रा पर जाना होगा। अब क्या करेंगे? अपनी मजबूरी के बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मानव संसाधन टीम को सूचित करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे ऐसा प्रोजेक्ट पर ना भेजें जिससे बाहर जाने की आवश्यकता होगी। ये कर सकते हैं। प्रोजेक्ट लेने से मना कर देंगे क्योंकि मानव संसाधन टीम ने मुझे यह आश्वासन दिया है कि मुझे बाहरी यात्रा पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अवॉइड ही करना चाहिए इसको। सी, इस बार जाने के लिए सहमति प्रदान कर दूंगा, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों और मानव संसाधन टीम से अपनी मजबूरी के बारे में चर्चा करूंगा। ये कर सकते हैं। डी, अपनी नौकरी छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे एक ऐसी नौकरी मिल सकती है जहां मानव संसाधन विभाग झूठा वादा नहीं करेगा। ये एक मतलब जो एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें ही इसको करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड ही करना चाहिए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके अधीनस्थ कर्मचारी ने अपना त्याग पत्र दे दिया है और उसके बाद वह आपके पास एक समस्या लेकर आता है। उसकी नोटिस अवधि 2 माह है, लेकिन कुछ गलत संचार के कारण उसकी नई नौकरी की नियुक्ति की तिथि उसके द्वारा नोटिस दिए जाने की अवधि से पहले की है। आपको क्या सलाह देनी चाहिए? मैं उसे यह सलाह दूंगा कि वह नई कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक को विसंगति के बारे में सूचना दे और प्रबंधक से नियुक्ति की तारीख को बढ़ाने का अनुरोध करे। ये कर सकते हैं। मैं मानव संसाधन से अनुरोध करूंगा कि उसे जल्दी छोड़ने की अनुमति दे अगर उसका कार्य दूसरा व्यक्ति पूर्ण कर सके। ये भी सही है। कम अवधि का नोटिस देने के बदले में उसे माह का वेतन त्यागने के लिए कहूंगा। ये HR डिपार्टमेंट प्रोसेस होते हैं। अपनी कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधक को सूचित करूंगा कि अधीनस्थ कर्मचारी कभी भी नौकरी छोड़ सकता है, इसलिए मानव संसाधन विभाग को उसके स्थान पर किसी अन्य कर्मचारी को ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। इसका अभी इमीडिएटली इस कंडीशन से संबंध नहीं कह सकते क्योंकि 2 महीने का नोटिस पीरियड उसने ऑलरेडी दिया ही है, तो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा बहुत ही जल्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप दिल्ली के एक न्यायालय में एक मजिस्ट्रेट है। एक युगल आपके पास न्यायालय में शादी करने के लिए आता है। आपको पता चलता है कि लड़की आपके एक करीबी मित्र की बेटी है और उसने अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी करने का निर्णय लिया है। आप क्या करेंगे? ए, इस प्रकार का कदम उठाने से पहले मैं युगल को उनके माता पिता की रजामंदी लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। ये कर सकते हैं। तत्कालीन विवाह के बारे में अपने मित्र को सूचित करूंगा। ये अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा। अपने व्यक्तिगत संबंधों को अपने कर्तव्य के बीच लाए बिना शादी करने की अनुमति दूंगा। ये भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों व्यस्त है। डी, लड़की को उसके परिवार को अपमानित करने के लिए फटकार लगाऊंगा और युगल को वापस भेज दूंगा। ये भी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, जब प्रोफेशनल प्लेस पर आप अपने बैठे हैं, वर्क प्लेस पे बैठ के ये चीज नहीं की जा सकती है। आप पुलिस विभाग में आयुध और युद्ध सामग्री विभाग के अधिकारी हैं। एक दिन आपको पता चलता है कि विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले शस्त्र की संख्या में कुछ अनियमितताएं हैं। आप अपने सहकर्मी के साथ इस बारे में चर्चा करते हैं जो आपको इस विषय के बारे में चुप रहने की सलाह देता है क्योंकि शस्त्र प्रभाग के प्रमुख द्वारा लिए गए हैं। आप क्या करेंगे? मैं विभाग के प्रमुख से अनियमितताओं के बारे में बात करूंगा और उससे स्पष्टीकरण मांगूंगा। ये कर सकते हैं। अपने वरिष्ठतम अधिकारी को लिखूंगा और उन्हें उसके द्वारा किए जाने वाले गलत कार्य के बारे में सूचित करूंगा। ये भी कर सकते हैं। मुद्दे को अनदेखा करूंगा क्योंकि प्रभाग के मुख्य अधिकारी से बहस करने से उसके और मेरे बीच दुश्मनी पैदा हो सकती है। ये लॉजिकल हो जाएगा। एक स्वतंत्र जांचकर्ता एजेंसी को इस मुद्दे के बारे में सूचित करूंगा। ये भी अगेंस्ट द एथिक्स और इलॉजिकल भी होगा। आप एक विश्वविद्यालय के परीक्षण प्रकोष्ठ के मुख्य निरीक्षक है। परीक्षा के दौरान आपको सूचित किया जाता है कि आपका बेटा जो विश्वविद्यालय का एक छात्र है वह परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों में लिप्त पाया गया। इस प्रकार के कार्य के लिए दिए जाने वाला दंड पकड़े जाने वाले छात्र की परीक्षा को रद्द करना और उसे बचे हुए परीक्षा से निष्कासित करना है। आपकी कार्रवाई क्या होगी? ए, मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा और उससे अनुशासनात्मक समिति के समक्ष
उसके द्वारा किए गए कार्य का वैध कारण बताने को कहूंगा, ये कर सकते। बी, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बहाना बनाने के लिए कहेंगे और अपने बेटे को अपराधी होने से बचाऊंगा, ये नहीं कर सकते हैं। विश्वविद्यालय से अपने बेटे की परीक्षा को रद्द करने के लिए कहेंगे, लेकिन उसे बाकी बची परीक्षा से निष्कासित करने के लिए मना करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करेंगे और अपने बेटे को पूर्ण रूप से दंडित करेंगे, ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ विश्लेषण समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।